तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एक कला है। तो जैसे कि हमने कल की क्लास में बात की थी कि अर्थशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में आता है या नहीं, ठीक है। तो उसमें हमने कारण जाने थे कि विज्ञान की 4 विशेषताएं होती है और अर्थशास्त्र को भी विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र एक कला है या नहीं। तो पिछली कक्षा में भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की थी। देखिए, कला का अर्थ हमने पढ़ा था, कला को कहते हैं आर्ट। और जैसे कि हमने बात की थी कि जिस तरह हर व्यक्ति एक अच्छा चित्रकार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति एक अच्छा मूर्तिकार नहीं हो सकता, हर व्यक्ति एक अच्छा संगीतकार नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक कला है और यह जिस व्यक्ति में होती है वही एक अच्छा मूर्तिकार या कलाकार बन सकता है। तो कला का अर्थ, वास्तव में कला का अर्थ क्या है? कला एक आर्ट है और कला वह होती है जो किसी भी कार्य को सर्वश्रेष्ठ करने का जो तरीका होता है वो कला कहलाती है, ठीक है। तो या हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की जो भावना है वही कला है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को भी एक कला माना जाए या नहीं? तो कुछ विद्वान कहते हैं कि अन्य कलाओं की तरह अर्थशास्त्र भी एक कला है, क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे हम कह सकते हैं कि एक घर का प्रबंध वही अच्छा व्यक्ति कर सकता है जो एक अच्छा अर्थशास्त्री हो, ठीक है। वरना वो अपनी आय के आधार पर अपने जो व्यय को समायोजन करता है और भविष्य के लिए भी उसे बचा के रख सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो भविष्य में उसे कुछ वस्तुओं से वंचित रहना पड़ेगा, कुछ आय से वंचित रहना पड़ेगा। उसी प्रकार एक देश का जो प्रबंध है वो एक अच्छा वित्त मंत्री वही हो सकता है जो एक अच्छा अर्थशास्त्री हो, क्योंकि देश की राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जो देश का जो व्यय है, अब आय के अनुसार किस तरह कहाँ पर व्यय करना है ये उसको निर्णय लेना पड़ता है, ठीक है। तो एक वित्त मंत्री का एक अच्छा अर्थशास्त्री होना आवश्यक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में एक राजा अपने परामर्श लेने के लिए एक अच्छा ऐसे व्यक्ति को रखता था जो एक अच्छा अर्थशास्त्री हो, और वर्तमान में भी हम कह सकते हैं कि देश का जो वित्त मंत्री है या प्रधानमंत्री है उसका एक अर्थशास्त्री होना आवश्यक है। कौन कौन से कर लगाने हैं, कौन से कर हटाने हैं, जनता को किससे फ़ायदा होगा, कौन से कार्य पहले करवाने हैं, और देश की आय के अनुसार सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय का अच्छा प्रबंध वही व्यक्ति कर सकता है जो एक अच्छा अर्थशास्त्री हो सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अन्य कलाओं की तरह, चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य कलाओं की तरह अर्थशास्त्र भी एक कला है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अन्य अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अर्थशास्त्र की मान्यताएं। अर्थशास्त्र की मान्यताएं। देखिए, अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू होते हैं। मान्यता का मतलब वह होता है जो अर्थशास्त्र के जो नियमों को लागू करने के लिए जो जरूरी है, जो वास्तविक जो तथ्य हैं, उसी को हम जो है कह सकते हैं अर्थशास्त्र की मान्यताएं कह सकते हैं। यानी अर्थशास्त्र के नियमों के लागू होने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक होती है, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, और अगर ये नियम या वस्तु, अगर ये नियम आवश्यक नहीं हो तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र के जितने भी नियम हैं, जैसे मांग का नियम है, पूर्ति का नियम है, उत्पत्ति के नियम है, ये सभी नियम लागू नहीं हो सकते। तो उसे हम कह सकते हैं मान्यताएं। और कोई भी जब आर्थिक विश्लेषण किया जाता है तो इन नियमों का होना आवश्यक है। अगर ये नियम नहीं हो, ये मान्यताएं नहीं हो, तो उन नियमों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। तो ये मान्यताएं कौन कौन सी है इसको हम बात कर देंगे। अर्थशास्त्र की जो है निम्नलिखित मान्यताएं होती है। अब कौन कौन सी मान्यताएं होती है? नंबर 1, अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें समान रहने पर, तो अर्थशास्त्र की पहली मान्यता है अन्य बातें समान रहने पर। इसका मतलब आगे जो नियम पढ़ते हैं तो
ये एक मान्यता है और उस मान्यता का होना जरूरी है, अन्यथा कोई नियम लागू नहीं होगा। जैसे मांग का नियम, जब हम आगे पढ़ेंगे, मांग का नियम ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की जो है मांग और उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो किसी वस्तु की मांग घटेगी और कीमत घटेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये नियम कब लागू होगा? इसे मांग का नियम कहते हैं। और ये नियम कब लागू होगा? जब अन्य बातें समान रहें। अन्य बातें समान रहें यानी कुछ मान्यताएं हमें माननी आवश्यक है। तो अर्थशास्त्र की जो पहली मान्यता है वो है अन्य बातें समान रहने पर। दूसरी जो मान्यता है कि आर्थिक मानव, आपसे उसका डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल पूछा जा सकता है 2 नंबर में कि अर्थशास्त्र की कोई 3 मान्यताएं बताइए, आर्थिक विश्लेषण की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। ठीक है, तो आर्थिक मानव ये भी एक मान्यता है कि मनुष्य एक अर्थशास्त्री है और आर्थिक दृष्टि से सोचता है। आर्थिक मानव का मतलब हो गया कि वह अपने हर निर्णय में अपनी धन को, अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। एक साधु सन्यासी नहीं है वो, यानी मनुष्य एक आर्थिक मानव है और वो अपनी जो है आर्थिक स्थिति के अनुसार निर्णय लेता है। तो ये दूसरी मान्यता हो गई। तीसरी मान्यता हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। तीसरी मान्यता अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। इसका मतलब अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक जो विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के जो अन्य इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, इन सब से अर्थशास्त्र का संबंध होता है। इसका मतलब अर्थशास्त्र एक सेपरेट विषय नहीं है, क्योंकि मनुष्य को अन्य क्रियाएं भी, उसका सामाजिक स्थिति है, उसकी राजनीतिक स्थिति है, उसकी जो धार्मिक स्थिति है, ये भी उसके आर्थिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो हम तीसरी जो मान्यता है कि अन्य जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के जो अन्य विषय हैं उनसे अर्थशास्त्र का गहरा संबंध होता है, ये भी इसकी तीसरी मान्यता है। चौथी जो हम मान्यता कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र के लिए आवश्यक होती है वो है प्रारंभिक साम्य। अर्थशास्त्र के नियमों में प्रारंभिक साम्य स्थापित करने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तो आपके लिए केवल आपके कोर्स में इतना ही है, अर्थशास्त्र की कोई 3 मान्यताएं लिखिए। तो अर्थशास्त्र की जो मान्यताएं हैं, पहली मान्यता अन्य बातें समान रहने पर, दूसरा आर्थिक मानव यानी मनुष्य अपना प्रत्येक निर्णय संयम से और विवेकशीलता से लेता है, अन्य विज्ञानों से उसका संबंध होता है, यानी अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि मनुष्य के जो आर्थिक निर्णय हैं वो अन्य विज्ञानों या अन्य विषयों से भी प्रभावित होते हैं। ठीक है, चौथी में हुआ है प्रारंभिक साम्य। जब कोई भी आर्थिक विश्लेषण करेंगे तो उसमें प्रारंभिक साम्य का अध्ययन करने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाए। ठीक है, तो इसका और इसके बाद विवेकशीलता, ये भी एक मान्यता है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह कोई भी आर्थिक निर्णय लेने से पहले एक विवेकशीलता से सोचता है, अपने विवेक को ध्यान में रख करके और आर्थिक निर्णय लेता है। ठीक है, कोई भी खर्च करता है या कोई भी कार्य करने से पहले वो अपने विवेक से निर्णय लेता है। तो ये मान्यताएं अर्थशास्त्र की कह सकते हैं, ये आर्थिक मान्यताएं होती हैं। ये छोटे छोटे संक्षिप्त टॉपिक हैं। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। देखिए, अर्थव्यवस्था एक शब्द है और उसका अर्थ होता है कि मनुष्य जो अपना निर्णय लेता है, यानी हम कह सकते हैं किसी भी एक सीमित क्षेत्र में अगर हमें उसके उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, इन चीज़ों को सामूहिक रूप से अगर अध्ययन किया जाए तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब अर्थव्यवस्था
मनुष्य के आर्थिक निर्णय को ध्यान में रख करके और वो जो निर्णय लेता है, ठीक है। तो एक अर्थव्यवस्था, संक्षिप्त रूप से अर्थव्यवस्था की परिभाषा है कि एक अर्थव्यवस्था में जो मुख्य रूप से 5 क्रियाएं होती है, ठीक है। सबसे पहले उपभोग, जब किसी वस्तु का उपभोग होगा तो दूसरी क्रिया होगी उसका उत्पादन। कोई वस्तु उपभोग होगी, उपभोक्ता उपभोग वस्तु का उपभोग करेगा तो एक उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेगा। तो अर्थव्यवस्था की जो दूसरी क्रिया है जो एक अर्थव्यवस्था में होती है वो है उत्पादन, उपभोग, उत्पादन। तीसरी जो क्रिया है वो है विनिमय, एक्सचेंज। जब उपभोग होगा तो उत्पादन होगा वस्तु का, तो उसका जो है विनिमय, मुद्रा के बदले वस्तु का विनिमय होगा। तो वस्तु विनिमय कहो, मुद्रा विनिमय कहो, तो ये सब की चीज़ें, तीसरी जो क्रिया होती है अर्थव्यवस्था में वो होती है विनिमय। और चौथी क्रिया है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये अर्थव्यवस्था की चौथी क्रिया है, ठीक है। तो जब वस्तु का उत्पादन होता है तो उसका पूरे देश में वितरण होता है। जैसे आसाम की चाय पूरे भारत में वितरित होती है, ठीक है। तो चौथी क्रिया उसका वितरण होगा। आसाम, जम्मू कश्मीर के सेब, आसाम की चाय, ठीक है, महाराष्ट्र में जो शुगर है वो पूरे देश में सप्लाई होती है। तो उसको उत्पादन को उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया है उसको वितरण की श्रेणी में रखा जाएगा। और पांचवी जो क्रिया है वो है राजस्व। तो एक अर्थव्यवस्था एक बाउंड्री के अंदर, एक लिमिटेड क्षेत्र के अंदर जब अर्थव्यवस्था की ये पांचों क्रियाएं होती है तो उसे हम उसकी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हो गया कि राजस्थान में कितना उपभोग होता है, कितना उत्पादन होता है राजस्थान की बाउंड्री के अंदर, या कितना विनिमय होता है, लेन देन कितना होता है, उसका जो वस्तुओं का और सेवाओं का कितना वितरण होता है। और राजस्व का मतलब सरकार विभिन्न करों के माध्यम से किस तरह राजकोषीय आय को इकट्ठा करती है और उसे किस तरह व्यय करती है। तो ये 5 क्रियाएं एक अर्थव्यवस्था में, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित सीमा के अंदर जब ये पांचों क्रियाएं होती है तो हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब भारत के बाउंड्री के अंदर जब ये उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व की जो क्रिया होती है तो हम उसे उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, इसका मतलब उस अर्थव्यवस्था के अंदर ये पांचों क्रियाएं सामूहिक रूप से जब होती है, उपभोग होगा, एक उपभोक्ता उपभोग करेगा तो उस वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो उसका विनिमय होगा, लेन देन होगा, वस्तु और सेवाओं के वस्तु के बदले उसका विनिमय होगा, उसका वितरण होगा कि वस्तु उत्पादित कहाँ होगी और उसका वितरण संपूर्ण क्षेत्र में होगा। और सरकार उत्पादन पर राजस्व जो है वसूल करेगी, ठीक है, तो उस राजस्व को फिर जनता के हित के कार्यों के लिए व्यय करेगी। तो ये पांचों क्रियाएं जब एक क्षेत्र में होती है, एक निश्चित क्षेत्र में होती है तो उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में ये 5 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। इन पांचों क्रियाओं को सामूहिक रूप से उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 11th में भी आपकी ये बात थी, ये टॉपिक था अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो ये अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्र में जो है क्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो एक निश्चित क्षेत्र में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन क्रियाओं को जब उस एक बाउंड्री के अंदर किया जाता है, बाउंड्री के अंदर जब ये क्रियाएं होती है तो उसे हम उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखिए अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का नंबर 1 प्रारंभिक क्षेत्रक, या प्राथमिक क्षेत्र कह दो, प्रारंभिक कह सकते हो, प्राथमिक कह सकते हो, प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरा द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा तृतीयक क्षेत्र कह दो या सेवाएं कह दो, तृतीयक क्षेत्रक। तो एक अर्थव्यवस्था के अंदर ये 3 क्षेत्रक होते हैं जिसके अंदर ये क्रियाएं होती है। प्रारंभिक या प्राथमिक क्षेत्रक में आती है कृषि, खनन,
ठीक है। पशुपालन, तो ये प्रारंभिक क्रियाएं जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, उन सब के कार्यों में अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। जैसे कृषि किसान जो है, जो भी कृषि कार्य करता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। खनन, खनिज पदार्थ जो भी प्रकृति से निकाले जाते हैं या प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं जमीन को खोद करके, वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। पशुपालन, ये भी प्रकृति पर निर्भर है। तो प्रकृति पर निर्भर जो भी क्रियाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति उसमें लगा हुआ है तो उसे हम कहेंगे कि वह प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। फिर आता है सेकेंडरी क्षेत्र यानी द्वितीयक क्षेत्र। इसका मतलब द्वितीयक क्षेत्र में सभी प्रकार का जो विनिर्माण है वो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। विनिर्माण का मतलब क्या हो गया? जितने भी प्रकार के उद्योग हैं, इंडस्ट्री, तथा विनिर्माण, किसी वस्तु को वापस निर्मित करना या बनाना। ठीक है। जैसे लकड़ी काटना कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। लकड़ी से फर्नीचर बनाना मशीनों के माध्यम से किस क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है। कपास का उत्पादन करना किस में आएगा? किसान द्वारा कपास उत्पादित की जाती है, वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, जो कि प्रकृति से प्राप्त की जा रही है। और उसी कपास से मशीनों के माध्यम से, ठीक है, और उससे कपड़ा तैयार करना मशीनों के माध्यम से, तो वो किस में आएगा? इंडस्ट्री से, विनिर्माण क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है। तो गन्ने से शक्कर बनाना, शुगर मिलों में गन्ने से शक्कर प्राप्त की जाती है, तो शुगर फैक्ट्रियों जो उद्योग में आ जाएगा, यानी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। तो सभी प्रकार के उद्योग और सभी प्रकार का जो विनिर्माण है वो किसी कौन से क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में आएगा सभी प्रकार की सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं, मनोरंजन सेवाएं, तो ये सभी तृतीय क्षेत्र में आए। तो हर व्यक्ति इन 3 क्षेत्रों में लगा हुआ है और अपनी आय प्राप्त करता है, रोजगार प्राप्त करता है। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। इनको याद रखना आपके लिए जरूरी है कि प्राथमिक क्षेत्र में वे सभी क्रियाएं शामिल होती है, वे जो प्रकृति से प्राप्त सीधे या प्रकृति से प्राप्त की जाती है, तो उनको प्राथमिक क्षेत्र में कहते हैं। जैसे कृषि है, खनिज है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है। ठीक है। तो प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं सीधी। ठीक है। इसको मनुष्य प्रयास करके प्राप्त करता है प्रकृति से, तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र में गिनेंगे। आपको कहा जाए मत्स्य पालन किस में आएगा? मत्स्य पालन इसमें आएगा। ठीक है। आपको कहा दुग्ध पालन किस में आएगा? ठीक है। दुग्ध उद्योग, डेयरी उद्योग किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। तो इन क्षेत्रों को हम कह सकते हैं, कृषि है, खनिज है, पशुपालन है, ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की सहायता से, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का प्रयोग करते हुए मशीनों के माध्यम से जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम किस में गिनेंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है। जैसे कपास से कपड़ा बनना, कपड़ा किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में, कपड़ा के बनाने के उद्योग। ठीक है। जैसे गन्ने से शक्कर बनाना कौन से में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। गन्ना कृषि क्षेत्र में आता है, ये प्राथमिक क्षेत्र में। और उस गन्ने से जो है किसका उत्पादन करना? शक्कर का उत्पादन करना किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। तो सभी प्रकार की इंडस्ट्री, उद्योग और विनिर्माण, ठीक है, तो व्यापार किस श्रेणी में आएगा? द्वितीयक श्रेणी। व्यापार को भी इसी श्रेणी में रखते हैं। और सभी प्रकार की सेवाएं जो है, ठीक है, उसको तृतीयक क्षेत्र में रखेंगे। डॉक्टर से की सेवा, नर्स की सेवा, वकील की सेवा, इंजीनियर की सेवा, अध्यापक की सेवा, तो ठीक है, उन सेवाओं के माध्यम से आय प्राप्त करते हैं वो। तो इन तीसरे प्रकार में सभी प्रकार की सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो हमने चर्चा की थी अभी तक अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं और एक अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। तो अर्थव्यवस्था किसी एक निश्चित सीमा के अंदर अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न क्रियाएं हैं, जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, इन क्रियाओं को सामूहिक रूप से एक बाउंड्री के अंदर जब ये क्रियाएं होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3। प्रारंभिक क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक।
प्राथमिक क्षेत्र में आएगी कृषि, खनन, पशुपालन आदि, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है। द्वितीयक क्षेत्र में आएगी प्राकृतिक से जो प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राप्त होता है उसको रूप परिवर्तन करके और मानव उपयोगी बनाया जाता है मशीनों के माध्यम से, ठीक है, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र में रखेंगे। तो सभी प्रकार के उद्योग किस में आएंगे? द्वितीयक क्षेत्र में। विनिर्माण, वस्तु को पुनः रिप्रोडक्टिव बनाना, वापस उत्पादन उपभोग के योग्य बनाना, वो किस में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। और सभी प्रकार की सेवाएं आती है तृतीयक क्षेत्र में। तो हर व्यक्ति इन तीनों क्षेत्रकों में से एक न एक क्षेत्र में लगा हुआ होता है और अपनी आय प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब तक हमने इन बातों की चर्चा कर ली। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, देखिए 11th में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। दुनिया के सभी देशों में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 11th में आपके डिटेल से इसकी चर्चा है। तीनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रकारों को हम वापस इसमें एक बार शॉर्ट में रिपीट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इनको संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं कि सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार हुए? पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उपभोग, उत्पादन व वितरण के साधनों पर, उत्पादन व वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व होता है, इसका मतलब हर वस्तु निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में बनती है, ठीक है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त जो है परिभाषा क्या हो गई कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जब उत्पादन और वितरण यानी वस्तु बनाई जाती है और वस्तु वितरित की जाती है, किसके द्वारा? निजी हाथों में, जिस पर निजी स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेट सेक्टर में हर वस्तु बनती है, ठीक है। एक सुई से लेकर के एक हवाई जहाज तक हर वस्तु का उत्पादन कौन करता है? निजी स्वामित्व यानी निजी प्राइवेट सेक्टर में होती है, हर वस्तु निजी क्षेत्र में बनाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नंबर 2, दूसरा प्रकार अर्थव्यवस्था का समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड और अमेरिका, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? इंग्लैंड है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन सब की अर्थव्यवस्था जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखी जाती है, ठीक है। आपको पूछा जाए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के 2 देश बताइए जहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वर्तमान, तो यहाँ इंग्लैंड है, अमेरिका है, जापान है, तो इन सब में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। नंबर 2, दूसरे है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वही हो गई जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर सरकार का या समाज का स्वामित्व होता है, यानी प्रत्येक वस्तु सरकार के नियंत्रण में बनती है। सरकार या तो स्वयं बनाती है या सरकार के नियंत्रण में बनती है, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हर वस्तु, एक सुई से लेकर के हवाई जहाज तक, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, मशीनें, कृषि उत्पादन, हर वस्तु सरकारी नियंत्रण में तैयार होती है, सरकार नियंत्रण में बनती है और सरकार के द्वारा ही उस वस्तु का वितरण किया जाता है, ठीक है। तो सीधी सी एक लाइन की परिभाषा हो गई कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर
सरकारी स्वामित्व होता है, सरकार या समाज का स्वामित्व होता है, एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था उसमें निर्णय लेती है कि क्या वस्तु बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, समाज के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, तो उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए 11th में ये है आपके पूरा, इसलिए अपन इसको शॉर्ट में केवल परिभाषा के रूप में ही पढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जहां महत्वपूर्ण यानी दोनों ही प्रकार की अर्थव्यवस्था का जो रूप है देखा जाता है या पाया जाता है। महत्वपूर्ण कार्य निजी जो है वो सरकारी नियंत्रण में होते हैं, यानी कुछ साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ साधनों पर कम महत्वपूर्ण पर जो है महत्वपूर्ण कार्य निजी हाथों में होते हैं। अर्थात जहाँ पर सरकारी और निजी दोनों मिलकर के उत्पादन करते हैं, उत्पादन और वितरण पर दोनों का नियंत्रण होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत, अगर हम बात करें कि साम्यवादी चीन, सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जो था, चीन आदि किसके उदाहरण हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। ये पहले सोवियत संघ पूर्व में था जो यहाँ पर साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम किस श्रेणी में रख सकते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जहाँ उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है और कुछ साधनों को पर निजी स्वामित्व होता है, निजी नियंत्रण होता है। अर्थात सरकार और निजी स्वामित्व दोनों मिलकर के वस्तु का उत्पादन करते हैं और उनका वितरण करते हैं। तो दोनों का ही रूप यानी पूंजीवादी और समाजवादी की थोड़ी दोनों की मिश्रित विशेषताएं इस अर्थव्यवस्था में देखी जाती है, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पूर्व सोवियत संघ, चाइना, ये सब जो है वो सोवियत संघ समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो है उदाहरण है। और भारत की अगर अर्थव्यवस्था को वर्तमान में आपको देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में। यानी उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, ठीक है, जैसे रेलवे है, मुद्रा है, बैंकिंग है, ये सब सरकारी नियंत्रण में होते हैं। और कम महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, कम महत्वपूर्ण जो उत्पादन और वितरण है वो निजी स्वामित्व क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं मिलकर के और वस्तु का उत्पादन और वितरण करती हैं, तो उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो हमने आज की क्लास में क्या चर्चा की थी? आज की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था अर्थशास्त्र की मान्यताएं। अर्थव्यवस्था, एक अर्थशास्त्र की क्या क्या मान्यताएं होती, 4-5 मान्यताओं का अध्ययन किया था। फिर हमने बात की थी कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के प्रकार पढ़े। तो हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। और फिर हमने बात की थी अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसके उदाहरण है यानी उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी निजी हाथों में ही वस्तु बनती है और उसका वितरण होता है, तो उसे हम कहते हैं। यहाँ सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है या होता ही नहीं, बिल्कुल बहुत कम नियंत्रण होता है। हर वस्तु प्राइवेट क्षेत्र में या निजी क्षेत्र में बनती है, अधिक लाभ के लिए कार्य करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको हम पढ़ेंगे आगे। दूसरी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जहाँ उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था भी शुरुआत में समाजवाद पर जोर दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन बाद में इसको निजीकरण करते हुए और वर्तमान में हम भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरे प्रकार की है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पर उत्पादन के कुछ साधनों पर सरकारी नियंत्रण और कुछ साधनों पर प्राइवेट सरकार निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, दोनों की विशेषताएं मिलती है, पूंजीवादी की और समाजवादी की। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की क्या क्या समस्याएं होती हैं। धन्यवाद।